नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश बिहार में काबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अब चुनाव बेहद नज़दीक आ चुके हैं और अब बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सीट बंटवारा जब होगा तब किसके खाते में क्या जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही गठबंधन जो है दोनों में एक लंबी खींचतान देखने को मिल रही है। चाहे हम एनडीए की बात करें, वहाँ पर चिराग पासवान हैं, मांझी हैं, अलग अलग अपनी डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो महागठबंधन में भी कई खेमे हैं, वीआईपी वहाँ पर इस बार जुड़ी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ चल रहा है और जो खींचतान चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अजीत कुमार झा सर हमारे साथ हैं, मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं और आप जानते ही हैं कि ये दोनों एक्सपर्ट हैं, एक एक ज़मीन से जुड़ी हुई बात आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर मनोरंजन, अगर मैं पहले आपसे शुरुआत करूँ तो एनडीए के खेमे में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जो है वो बहुत खुलकर सामने आई। हमने देखा कि चिराग पासवान जो है वो बहुत ओपनली बातचीत करते नजर आ रहे हैं और किस तरह से वो अपनी एक तरह से पोजीशनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग करते हुए नजर आते हैं। उधर मांझी जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमें अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, तो हमें एक मतलब मुकम्मल सीट ऐसी होनी चाहिए कि हम उस मुकाम तक पहुँच पाए। तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त एनडीए के खेमे में? देखिए, एनडीए के खेमे में वैसे तो ऊपर से देखने पर सब कुछ शांत सा लग रहा है, लेकिन उतना शांत है नहीं। पानी जो अंदर काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। हाँ। ये बात तो तय है कि जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीट लड़ेगी, चाहे 2 ही सीट क्यों ना ज़्यादा लड़े, चाहे 1 ही सीट। तो आप ऐसे देख लीजिए, हम ऊपर से सीट घटाते हैं। 243 की विधानसभा है, ठीक है। 243 में से आप 2-3 सीट 102 यदि वो लड़ती है और 101 यदि बीजेपी लड़ती है, या 105 लड़ेगी, 104 लड़ेगी, ऐसे लड़ ले, तो आप कह सकते हैं कि मतलब 205 सीट तो गई। बच गए आपके पास 38 सीट, 40 सीट। 40 सीट में आपको बांटना है। 40 सीट में आपको बांटना है तो आप चिराग पासवान को कितना देंगे? उनके 5 सांसद हैं, बिल्कुल हैं, तो 5 सांसद हैं तो 6×5 = 30, तो 30 सीट का उनका आंकड़ा बैठता है। वो कह रहे हैं कि हमको 40 से ऊपर चाहिए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि सीट ही नहीं है। अच्छा, तो कैसे बांटेंगे? तो देखिए, चिराग पासवान ने कैसे किया है। जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हुआ प्रॉब्लम, तो वो बड़े मुखर रहे। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो बोले कि ये तो मेरा पार्टी का हमको हक है बोलने का। मैं बिहार में थोड़ी एनडीए के साथ हूँ, मैं दिल्ली में एनडीए के साथ हूँ, बिहार में एनडीए के साथ नहीं हूँ, मैं केंद्र मंत्री हूँ। ये हुआ। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको तो इतना सीट दे दीजिए कि हमारा 8 को विधायक जीत जाए, जिससे कि हमको जो क्षेत्रीय दल का मान्यता मिल जाए। उनका पूरा फोकस है कि क्षेत्रीय दल बन जाए। उन्होंने कहा कि बहुत सम्मान पर ठेस पहुंचती, बहुत शर्मनाक लगता है, ये वो कह रहे थे। हाँ, तो 8 सीट जीतने के लिए उनको 12-13 देना पड़ेगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको 2-3 देना पड़ेगा। उसके बाद आप पवन सिंह को ले आए हैं। पवन सिंह हालांकि बीजेपी में है, तो उससे अब कितने खुश हैं कुशवाहा साहब, कितने खुश नहीं है। अभी एक उनका बयान आया, मैं अभी सुन रहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी पवन सिंह से क्या बातचीत हुई, क्योंकि पवन सिंह के चक्कर में वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उन्होंने रिपोर्टर को बोला हमारी क्या बात करारी हार हुई थी, तो हम क्यों बताएं आपको। तो गठबंधन में अब जो एनडीए के अंदर भी शिवरिंग है, तो वो कैसे निपटाया जाता है वो देखना पड़ेगा। कि सबसे की है कि चिराग कितने सीट पे लड़ेंगे। बिल्कुल। मांझी को तो मांझी इसके लिए भी तैयार है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट दे दे, मेरे सिंबल पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा 8 को विधायक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अजीत सर, अब आप ये बताइए यहाँ पर कि एक तो है कि आपको गठबंधन को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि इस बार एनडीए का सारा जोर इस बात पर है कि हम ये दिखाएं कि दरार नहीं है, तो वो इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। लेकिन उस सब में ये जो डिमांड्स आ रही हैं मांझी की, चिराग पासवान की, कैसे इसमें संतुलन बैठाया जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार जो है अमित शाह जब भाजपा का बैठक कर रहे थे तो 2 बार 3 बार कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं का जो किए, उन्होंने कहा कि इस बार हम भाजपा के लिए नहीं लड़ेंगे, एनडीए के लिए लड़ेंगे। पहली बात। उस बात उन्होंने ये भी कहा, प्राइवेटली रिपोर्टेड है कि उनका कहना था कि पिछले बार जो चिराग पासवान टारगेट किए जेडीयू को, नीतीश कुमार को, उसे एनडीए हर्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये इस बार नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो माने क्लियर सिग्नल है, या तो आप हमारे साथ रहिए या बाहर निकलिए। और इनफैक्ट जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर आए थे बिहार, तो उस समय मीटिंग में चिराग पासवान भी पहुंचे थे, तो एक लाइन से सारे मिनिस्टर खड़े थे, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल बाईपास कर गए चिराग पासवान को, बात तक नहीं किए।
तो इसका मतलब है कि इस बार बड़ा टफ स्टैंड लिया जा रहा है। तो पहली बात। दूसरी बात, जो फॉर्मूला है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी जो हमें पता चला है 102 जेडीयू, 101 बीजेपी, ठीक है, और बाकी 40 में 22 सीट ये लोग अभी तैयार हैं देने के लिए चिराग पासवान को, और उसके बाद 8 सीट मांझी को, 4 सीट देंगे कुशवाहा को, और 6 सीट बचता है उसमें वो लोग, उन लोगों का कोशिश है कि कोई नया प्लेयर आ जाए। तो अच्छा, उसके बाद एक चीज और बड़ा इम्पोर्टेंट है, पवन सिंह का तो हम लोग बातचीत किए ही, ठाकुर वोट जो है उसको कंसोलिडेट करना है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बट थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अभी हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है मीडिया में भी, इस बार प्लान है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, जो लोकसभा एमपीज हैं, उनको उतारा जाएगा। मध्य प्रदेश फॉर्मूला, मध्य प्रदेश में याद है ना, 3 टॉप मिनिस्टर्स को उतारा गया था। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, उसके बाद कुलहस्ते, 3 जो है कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स को लड़ाया गया। तो इस बार यही फॉर्मूला है, इस पर बहुत बातचीत हो रही है। इनफैक्ट गिरिराज सिंह का नाम आया है कि उनको लड़ा सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि नित्यानंद राय को लाया जाए, क्योंकि बीजेपी उनको एक तरह से बार बार चाह रही है यंग ब्लड, क्योंकि बीजेपी के पास वैसा यंग ब्लड, और वो भी यादव कास्ट का कोई नहीं है, और तेज आदमी है नित्यानंद राय, उजियारपुर से एमपी हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, तो कितने मिनिस्टरों को खड़ा किया जाएगा, लाया जाएगा सेंटर से, और उसके बाद उसी में राजीव प्रसाद रूडी का नाम आ रहा है कि उनको भी हो सकता है लड़ाया जाए। हो सकता है कुछ और भी एमपीज जो हैं स्टेट में। तो इसका मतलब बीजेपी बड़ा सीरियस है कि बिग नेम्स को लाया जाएगा। तो पवन सिंह तो हुए ही, माने भोजपुरी सिंगर हैं, उनको हमको लगता है भोजपुर बेल्ट से खड़ा करेंगे, है ना। उनका, जबकि उनका पिछला रिकॉर्ड जो है 2024 में आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था, वो विड्रॉ कर गया था, मना कर दिया था। बट डिस्पाइट दैट, काराकाट से लड़े थे उसके बाद, वो काराकाट से लड़े और हार गए थे, बट वो इतना वोट काट उपेंद्र कुशवाहा को चोट पहुंचा गए। अब माले का कैंडिडेट जीत गया। तो उस कारण जो है इस बार एकदम नए तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो पहला कि सिग्नल की बड़े बड़े मिनिस्टर्स को लाया जाएगा, मध्य प्रदेश फॉर्मूला। दूसरा पवन सिंह, भोजपुरी सिंगर, दिल्ली में भी लोग ट्राई कर चुके हैं। अच्छा, भोजपुरी इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर खाली भोजपुरी में जम के अटैक करते हैं भाजपा को, तो भोजपुरी अपर कास्ट वोटर खिसके नहीं, उस कारण बहुत जोर अटेम्प्ट है बचाने का। और अब अगर वापस पे चिराग की बात पर आऊँ, तो चिराग तो आपने सुना भी होगा, बाबा तो वहीं पर थे कि बिहार कर रहा है इंतजार, चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार, इस तरह के नारे वहाँ पर चल रहे हैं। सीएम कैंडिडेचर के तौर पर उनको बिल्कुल वो किया जा रहा है। दूसरा इसी में बात ये भी है कि बीजेपी के कुछ लोग भी चिराग को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि नीतीश फैक्टर जो है, वो जो फटीग वाली बात भी हम पहले भी जिक्र कर रहे थे इस बात का, कि एक उम्र की बात है, ऊपर से बीजेपी के खेमे को लगता है कि अब नीतीश कुमार को पीछे कर देना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात भी कहीं लगती है इस सीट बंटवारे में ये फैक्टर काम करेगा? मुझको लगता है कि यदि बीजेपी अभी चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नाम पे, नीतीश जी हटे तो गया एनडीए कैंप आउट, 2015 रिपीट हो जाएगा। तो अभी तो उनको नीतीश जी की जरूरत है। बिल्कुल। जब चुनाव के बाद आ जाएंगे तब क्या करेंगे, उस पे मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट होगा भाजपा का अपना मुख्यमंत्री। भाजपा जो है वो जेडीयू के जो कुछ टॉप लीडर्स हैं, नाम नहीं लूं तो अच्छा है, पर सब लोग जानते हैं वो कौन है, वो सारे सैफरनाइज्ड हैं। नहीं तो आप नाम ले लीजिए अब। संजय जी का लीजिए, संजय झा। संजय झा को अरुण जेटली लोन में दिए थे नीतीश जी को, है ना। और वो जो है वाया मीडिया है, वो बात करते हैं भाजपा के साथ भी और जेडीयू में भी। दोनों चौधरी जी, दोनों जो हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट ऑन द बीजेपी। यही 3 हैं जो एडवाइस दिए थे नीतीश जी को 2023 में, हटिए महागठबंधन से, चेयरमैन तो बनाया नहीं, चलिए भाजपा के साथ। तो ये जो है, जो टॉप लीडरशिप है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो 2-4 लीडर मान लीजिए कि एक जमाने में माने जाते थे कि इतने क्लोज नहीं है बीजेपी से, उनको जब सेंटर में मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वो भी कूद के इस तरफ आ जाते हैं। तो उसमें मान लीजिए कि
ललन सिंह जी, तो एक एग्जांपल आरसीपी सिंह पहले, एक जमाने में नीतीश जी के एकदम माने जाते थे कि मैन फ्राइडे हैं, कुदक के इधर आ गए। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के हरिवंश जी, तो वो भी बड़े क्लोज हैं प्रधानमंत्री से। तो ये जो है ना, ये टिपिकल सैफरनाइजेशन जेडीयू का हुआ है। तो नीतीश जी जब रहते तो अपोज करते, क्योंकि नीतीश जी 2014 में भी मोदी जी का कैंडिडेचर अपोज किए थे, याद है ना, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिए थे, मांझी को लाए थे। बट बाकी लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि जीतेगा, हम तभी जीतेंगे जब एनडीए के साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर है। दूसरा क्या है कि एनडीए इस बार एक नए ढंग से चुनाव लड़ेगा। वो इस बार बाजा गाजा कम करेगा और साइलेंटली आरएसएस को जम के वापस ला रहा है। जो फॉर्मूला महाराष्ट्र में हेल्प किया जीतने में, हरियाणा में हेल्प किया जीतने में, तो आरएसएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा साइलेंटली। इनफैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आरएसएस जो है संघ, वो तो 6 महीना से अपना काम शुरू कर दिया है गांव में घुस घुस के बूथ लेवल पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी इस बार आप देखिएगा, और इस मामले में तो वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह जो है वो काफी, उनको चाणक्य कहा जाता है पार्टी में। जब इस तरह की चीजें आती है, पन्ना प्रमुख से लेके वो तमाम चीजें जो है वो हैंडल करते हुए नजर आते हैं। वो तो बिल्कुल, वो तो करेंगे ही। और साथ ही साथ आरएसएस और भाजपा के बीच जो एक खाई बन गया था 2024 के पहले, जब जिसमें नड्डा जी एक स्टेटमेंट दे दिए थे कि हमें जरूरत नहीं है, वो पीरियड ओवर हो गया। अभी भाजपा को आरएसएस की का काफी जरूरत है। प्रधानमंत्री खुद नागपुर गए थे और उन्होंने मतलब गपशप किया है। और शताब्दी समारोह में आरएसएस के भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है एक नया बीजेपी है, अग्रेसिव, एनडीए को अपने फोल्ड साथ में लेके चलने वाला। हाँ, ठीक है, हेजेमनी ऑफ कह सकते हैं भाजपा। ठीक है, तो बाबा फिर ऐसे में जब टिकट बंटवारा होगा तो क्या भूमिका रहने वाली है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की? क्या फाइनल डिसीजन जब आता है तब कितनी तमाम पार्टियों को संतुलित करके चलने का दबाव होता है? देखिए, सब चीजें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो टिकट तो जो सीटों का बंटवारा होगा वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ऊपर के लोग ही तय करेंगे। दिक्कत यहाँ ये है कि कोई जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, केवल मिनिस्टर नहीं है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है। मतलब इस उम्र में आप यदि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हालांकि चिराग पासवान को पता है कि बीजेपी कैसे बिहेव करती है। उनको याद होगा कैसे उनके फादर का जो है फोटो जो है रोड पे जो है रख दिया गया था। उस वक्त बीजेपी ने पशुपति पारस को चुना था, पारस को मंत्री भी बनाया था। आज पारस जो है वो तेजस्वी से बात कर रहे हैं कि महागठबंधन में हो जाए और अलौली की सीट अपने बेटा के लिए चुनाव लड़ें। तो एक तो देखिए वो भी मंत्री हैं, एक जीतन राम मांझी साहब भी मंत्री हैं, ठीक है। तो ये दोनों केंद्र में मंत्री हैं। तो ये अगर सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ भी ज्यादा कुछ करते हैं तो इनका जो है मंत्री पद जो है वो फंस जाएगा। तो ये उस एनडीए फोल्ड से बाहर जाएंगे नहीं। चिराग लगातार पोस्टिंग कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 30 सीट कम से कम उनको मिले। 30 से थोड़ी ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि 27 हो जाए, 29 हो जाए। 30 से ऊपर की बात करूँगा क्योंकि यदि मेरे पास 5 सांसद हैं तो 6-5 30 होता है। तो वो थोड़ी बार्गेनिंग के लिए अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि मैं सभी 243 सीटों पे लड़ूंगा। एक बार लड़ चुके हैं, उसमें एक ही विधायक जीता था उनका। उसके बाद लेकिन उन्होंने नीतीश को हरवा दिया था। तो खैर वो अलग चैप्टर है। तो अपनी अपनी पोस्टरिंग है। लेकिन एक बीजेपी और जेडीयू के नेता ने हम लोगों से कहा था कि चिराग ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको। तो ये इशारा ये था कि एनडीए फोल्ड से बाहर भी किया जा सकता है। और फिर दूसरा खेमा भी आपको उतना एक्सेप्ट करेगा। ऐड करें जी, जो बोले बाबा, बहुत अच्छा पॉइंट। उसमें ये भी कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर से मिले थे, अलायंस की बात चल रही थी कि दोनों मिलके सारे सीट पे लड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो ये बात भी बिहार में चर्चा में है। लेकिन वो कितनी दूर तक जा सकते हैं ये मुझे नहीं लगता बहुत दूर तक जाएंगे। वो चाहेंगे कि इसी फोन में रहें। 6% उनका वोट है, उनका जो कास्ट है वो अच्छा वोटिंग करता है, एग्रेसिव वोटिंग करता है और वो कास्ट रहा है बिहार में। और अब उसके बाद जब आप 5 सीटों पर आपने 100% जीत हासिल की है
तो जब आपके सांसद हैं तो वो भी जमीन पर उस तरह से काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो मांझी जी भी कहते हैं कि उनका भी स्टैक रेट 100% है, एक ही सीट मिला था, एक ही सीट जीते। हाँ, लेकिन अगर 2020 की बात करें तो मांझी 7 सीटें मिली थी, 4 जीते थे, और उनका कहना ये है कि भाई दलित वोट बैंक जो है उस पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, तो उसके हिसाब से हमें सीट मिलना चाहिए। तो क्या ये फैक्टर मांझी को कुछ फायदा दिलाएगा? नहीं, ये इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जो दलित वोट बैंक है ना बिहार में, क्योंकि मांझी के दावा करते हैं। नहीं सुनिए, उसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो जो है कांग्रेस जो है वो दावा करेगी। इसलिए कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बनाया है, जो राम साहब है ना, वो उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है वहाँ पे। उसके बाद आता है पासवान। तो पासवान और जो राम साहब का जो है वोट बैंक है, वो दोनों एग्रेसिव पोलिंग करता है। ठीक है। उसके बाद मांझी जो है ना, मांझी बाद में आता है, जिसको हम लोग गांव में मुशहर कहते हैं और पासवान को दुसात कहते हैं। और गांव में इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, ये अपनी सुपरमेसी के लिए। ये हर गांव की कहानी है दोनों। जैसे मेरा जो क्लासिकल उदाहरण बताता हूँ, मेरा जो विधानसभा है वो है रिजर्व। अच्छा। उसका नाम है अलौली। अलौली से अभी तक 5-6 बार से या 7 बार पशुपति पारस जीतते रहे। लेकिन पशुपति, अच्छा आप देखिए, आप कह सकते हैं कि कोई बोलने के लिए बोल सकता है कि मेरा दलित वोट बैंक पे कब्जा है, कैसे होगा? दलित की जो 38 सीटें हैं, 38 है 36 है, उसमें तो दलित ही लड़ेगा ना भाई साहब। दलित है तो कोई और नहीं लड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पासवान वर्सेस मुसहर होता है, मतलब मांझी का कास्ट। ठीक है। वही दोनों। तो एक बार 2-3, चूंकि पासवान अग्रेसिव वोटिंग करता है, चूंकि वो रामविलास पासवान के भाई थे, हमारे गांव से बगल में रामविलास पासवान का घर था, तो इसलिए पशुपति पारस लगातार जीते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि मिश्री सदा भी जीते। सदा जो नाम है ना, वो जो है वो है मुसहर है, मांझी वाला है, तो वो भी जीते हैं। तो दलित जो सीट है उस पर तो इन्हीं सब के बीच टक्कर होगा ना। या तो राम लड़ेगा, या पासवान लड़ेगा, या फिर वो मांझी लड़ेगा, या वो मुसहर लड़ेगा। तो इन्हीं के बीच टक्कर होगी। इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि पूरे दलित वोट बैंक पे मेरा ही कब्जा है। पासवान के साथ दिक्कत क्या है, जो चिराग की मेंटलिटी को आपको समझना होगा। चिराग जो है कभी जेडीयू के लिए वोट नहीं मांगा है। पिछले चुनाव में चिराग अकेले लड़ गए थे, ठीक है। उसके पहले वाले चुनाव में चिराग एनडीए के साथ लड़े थे, तो नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ लड़ गए थे। अच्छा, इसका एक और बात बताऊं, जब महादलित बनाया था नीतीश कुमार ने, तो उस महादलित से पासवान को बाहर कर दिया था। तो रामविलास पासवान बहुत ज़्यादा इसके लिए वो करते थे, आवाज़ उठाते थे कि पासवान को उस फोल्ड में लाओ अपने वोट बैंक के लिए। जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने जैसे ओबीसी में किया, वैसे दलित में भी किया। एक दलित बना, एक महादलित बना दिया। तो महादलित से पासवान को निकाल दिया था। तो एक नेचुरल ये है कि पासवान जो है वो नीतीश कुमार के लिए कभी डायरेक्ट वोट किया नहीं है, सिवाय लोकसभा में किया है, वो भी मोदी जी के नाम पर। तो क्या इस बार करेगा? तो ये जो चक्कर है ना, उसमें चिराग पासवान फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि वो पहली बार अपने वोटर को कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए वोट दो, तो उनका वोटर पूछेगा कि ये महादलित से हमको क्यों बाहर निकाला हुआ है। ठीक है। तो ये बड़ा उलझा हुआ ये पूरा मामला है। हाँ। तो अब अजीत सर, अब ये भी बताइए, अब हम महागठबंधन की तरफ भी आ जाते हैं। एनडीए की खींचतान हमने समझी, तो यहाँ पर जो चल रहा है बहुत ज़्यादा खींचतान उस तरह से नहीं लगती। लेकिन जैसे ही अगर हम सिर्फ बात करें कांग्रेस और आरजेडी की, तो किस तरह से वहाँ पर सीटों का बंटवारा होने वाला है, ये तो सबको पता है कि आरजेडी ही यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली। लेकिन कांग्रेस अब लगातार ये बात कह रही है कि भाई हमें ज़्यादा सीटें चाहिए पिछली बार से, और हम विनिंग सीट्स पर हमें उस तरह से कैंडिडेट दिए जाएं कि हमें मार्जिन दिया जाए वहाँ पर। ज़्यादा सीट नहीं चाहिए मुझको। हाँ, एग्जैक्टली। मुझको नहीं लगता है कि कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीट मांग रहा है, पहली बात। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कुछ कम भी हो जाए तो कांग्रेस तैयार है, क्योंकि 2 कारण है। कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन भी उतना सॉलिड नहीं है, ना काडर है ग्राउंड में, जमीन पर वो बात जमीन पर। तो उनको तो आखिर जीतेंगे तो उनको जम के MY वोट्स चाहिए ना। तो उस कारण कांग्रेस वो नहीं कह रहा है। कांग्रेस ये कह रहा है कि पिछले बार जो मुझे 70 सीट आपने दिया, उसमें से 45 सीट ऐसा था जो 4 बार राजद भी नहीं जीती थी। इसका मतलब हम लोग कहते हैं बिहारी के भाषा में हाड़ुआ सीट, हारी हुई सीट, हारी हुई सीट। तो वो जो है आप हमारे हाथ में डाल दिए, तो वो मैं इस बार नहीं मानूंगा। कम ही सीट दीजिए, पर लगे जिस पर कि कांग्रेस का पहला दावा 27 सीट जीते थे 2015 में, 27-19 सीट जीते हैं
सॉरी 2020 20 में, में, 19 और 27 2015 में, तो वो सीट्स तो मिलना चाहिए। साथ ही साथ जिस पर नंबर 2 आए थे वो भी हमें मिलना चाहिए। तो क्या इस पर आरजेडी मानेगी, क्योंकि आरजेडी को भी तो अपनी विनिंग सीट्स देखनी पड़ेंगी। आरजेडी से हमको लगता है राजद जो है उसका दूसरा डिलेमा है। कुछ सीट उसमें ऐसा है जिसपे माले जीती थी, तो अब कांग्रेस कह रहा है कि वो हमें दे दीजिए, तो वहां जाके झगड़ा फंस जाएगा। तो कुछ तो देना पड़ेगा उनको, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस उनका नंबर ऑफ सीट्स से कहिएगा तो पिछलग्गू लग रहा है, पर एजेंडा के तौर पे या वोटर अधिकार रैली देखिए तो लगेगा कि इस बार डोमिनेट नहीं कर रहा है राजद। इसीलिए कूद के तेजस्वी यादव फिर से जो है बिहार अधिकार रैली की है। इस बार राहुल डोमिनेट कर रहे हैं एजेंडा के तौर पे, यदि वोटर अधिकार रैली को माना जाए वोट चोरी। तो ये जो है ये तो कांग्रेस का एक तरह से कह सकते हैं एजेंडा है। तो इस बार उस तरह से पिछलग्गू नहीं है कांग्रेस जिस तरह से पिछले बार था। तो अजीत सर, ये भी बात करें अब हम कि अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए में दोनों पार्टियां, अगर हम जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो 102 103 इस तरह से ले लीजिए, 101 102 ऐसा कुछ हिसाब रहने वाला है, और बाकी की जो 40 सीटों के आसपास है वो इधर दी जाएंगी। और इस तरफ अगर हम बात करें आरजेडी और कांग्रेस की, तो आरजेडी 130 के करीब हम ले लीजिए, 58-60 के आसपास ये ले लीजिए, तो 25-26 सीटें जो है वो फिर बचती हैं उसके बाद दूसरी पार्टियों के लिए, जिसमें वीआईपी रहेगा, भाकपा रहेगी, जेएमएम को 1-2 सीटें दी जा सकती हैं, 2 सीट उनको दी जा सकती हैं। उसके सबसे अलावा बड़ा मेरा देना ख्याल पड़ेगा है पारस माले है, को। एलजेपी को उनको सीटें दी जाएंगी। सबसे बड़ा देना पड़ेगा माले को, भाकपा माले को, जी हाँ, जो क्योंकि पिछले बार 19 में से 12 जीता था, उसका स्ट्राइक रेट सारे पार्टियों से नंबर 1 था। तो यहाँ पर किस तरह से राजनीतिक समीकरण जो है वो साधे जाएंगे जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा? देखिए, बेसिकली फाइट है खाली कांग्रेस और राजद के बीच। इनफैक्ट उस तरह से देखिए तो मैं कहूंगा महागठबंधन में ज्यादा प्रॉब्लम है बनस्पत की, अच्छा, एनडीए में, क्योंकि एनडीए में जो 2 प्रिंसिपल प्लेयर है वो तो बांट लिया है, 103 102 101। तो छोटे प्लेयर का पे झगड़ा हो रहा है। हाँ। 40 सीट के अंदर करना है जो करना है। हाँ। और मान लीजिए कि यदि चिराग पासवान बाहर भी निकल जाते हैं तो उनका शायद वही हाल होगा जो 2020 में हुआ, 1 सीट जीते थे। तो वो भी डर है। ऊपर से हो सकता है कि मोदी जी बोले कि कैबिनेट पोस्ट खाली कर दीजिए, तो वहां ज्यादा आसान है। अच्छा। यहाँ पर कांग्रेस और तेजस्वी और राहुल की जो दोस्ती है, उस समय लोग कह रहे थे, स्लोगन दिए हुए थे, बिहार को ये साथ पसंद है। तो क्या वो इम्प्लीमेंट होगा लोअर लेवल पे? पहली बात। दूसरी बात, वोटर का जो सोशल बेस है वो भी करीब करीब सिमिलर है। इस बार कांग्रेस पहले अपर कास्ट वोट लाती थी, इस बार जो टारगेट है कांग्रेस का, यदि ओबीसी है राजद के साथ, तो मोस्ट बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जिसको कहते हैं, अति पिछड़ा, वो कांग्रेस टारगेट कर रही है। तो ओबीसी, एमबीसी, दलित और अक़लियत, तो इनका जो है एक तरह से वोट ट्रांसफर मेरे अनुसार आसान होना चाहिए, बट इंटरनल पार्टी कंपटीशन भी ज्यादा होगा, उसी वोट के लिए लड़ेंगे। ठीक है मनोरंजन, अब यहाँ पर अगर हम चुनाव के बाद की बात की जाए, महागठबंधन की बात करते हैं। हाँ, आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ जी। कांग्रेस कितनी सीट मांगेगी? कांग्रेस मांगने वाली है 62-63 सीट। ठीक है। वो किसलिए मांगेगी कि 70 सीट में 19 जीती थी और 44 पे नंबर 2 रही थी। तो जब आप सीट के बंटवारे के लिए जाते हैं तो एक रूल होता है, सीटिंग गेटिंग है, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसमें, और बाकी जहाँ पे नंबर 2 रहे वहाँ पे आप क्लेम करेंगे। तो ये 62-63 हमें बताया जा रहा है, जो कि ये नंबर आता है। कांग्रेस 17 जीती थी, 44 पे सेकंड रही थी। 19 जीती थी, 44 पे सेकंड रही थी। तो कुछ ऐसे करके वो सीट का हेरफेर होगा। 19 माले वो लड़ी थी, 12 जीती थी और 7 पे नंबर 2 थी। तो 19 सीट की बात है। तो उसको इस बार हो सकता है कि 19 तो पिछले बार भी लड़ी थी, तो शायद 25 सीट मिल जाए। ठीक है। एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करेगा। सीपीआई सीपीएम की सीटें एक आध कम होगी। पहले पिछली बार 6 लड़ी थी सीपीआई और सीपीएम लड़ी थी 4। ठीक है। ठीक है, तो उनकी सीटें कम होगी क्योंकि सबको एकोमोडेट करना होगा। मांझी को 20-22 सीट
मिलेगी मुझे लगता है। हालांकि वो 60 की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है, जब मैंने इंटरव्यू किया था, कि सीटों पर तो हम बात कर सकते हैं लेकिन हम डिप्टी सीएम पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा। तो उसको डिप्टी सीएम आपको, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो अभी तक क्यों नहीं तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषणा कर रही है, उसके पीछे यही सीट शेयरिंग है। जो बात कांग्रेस ने अभी तक खुल के नहीं कही है, राहुल गांधी से कई बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आरा की रैली में कर देंगे, चाहे हाँ, इस सवाल पर बची हमेशा कांग्रेस, पूर्णिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह है कि मनपसंद सीट डिप्टी सीएम की घोषणा करो, और जो उनका अध्यक्ष है दलित का चेहरा है, उसकी डिप्टी सीएम की घोषणा करो। ये बात भी हो रही है। मांझी ने कहा है कि जिस दिन सीएम फेस की घोषणा हो, उसी दिन हमारी भी घोषणा हो कि डिप्टी सीएम वो जो है मुकेश सहनी बनेगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए अभी तक ये रुका हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार अगले 2-3 दिन में सीट की जो है वो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है 3 तारीख को। ज्यादा सिर फुटोवल किस में, एनडीए में है या महागठबंधन में? हर पार्टी में, दोनों पार्टी में, हर पार्टी में बराबर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की 3 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, और उसके 1-2 दिन बाद जो मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का घोषणा जो है महागठबंधन में हो जाएगा। मुझे लगता है 120-125 सीट करीब जो है वो आरजेडी लड़ेगी। ठीक है। अब मैं पोस्ट चुनाव का आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि चुनाव के बाद के भी कई बार आप विकल्प खुले रखते हैं और हमेशा ही रखते हैं, तो ऐसे में पीके को लेके एनडीए का क्या रुख है और महागठबंधन का क्या रुख है, संक्षेप में बताइए। देखिए, पीके को कितनी सीटें मिलती है, पीके कहते हैं या तो अर्श पे रहूंगा चाहे फर्श पे रहूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि वो एक्स फैक्टर है इस बार चुनाव में, आप जमीन पर देख कर आए। तो एक्स फैक्टर है, तो लेकिन इतना वोट नहीं है ना कि आप होगा कि आप पूरे स्वीप कर दे या बहुत ज्यादा सीट जीते, तो आपको 30-35% वोट चाहिए। मैंने कहा ना 20% तो वोट ऐसा है ना बिहार में जो कि ना महागठबंधन को मिलता है ना एनडीए को मिलता है, समझ गए? तो वो पीके के हिस्से आ सकता है। नहीं, पीके के हिस्से और भी आ सकता है। मैं लेकिन पीके किसको सपोर्ट करेंगे, ये उनको, जैसे हम एक बात तो कर सकते हैं ना, AIMIM 2 भी जीते, 4 भी जीते, एनडीए के साथ तो नहीं जाएगा, उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो वो तो घी कहाँ गिरा दाल में, तो वो तो इधर ही आएगा। शायद इसलिए भी तेजस्वी निश्चिंत है कि कल को बाद में देख लिया जाएगा। पीके का यदि 2-4-5 सीट आता है, और ऐसा जो जितना टाइट इलेक्शन होता है बिहार में, वहां पे अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं, एक नया आइडिया भी है, कई लोग बिहार में ये भी कह रहे हैं कि कहीं पीके साला हंग ना करा दे। यदि वो हंग ना करा दे, ये मतलब किंग मेकर तक बन सकते हैं। हुआ है बिहार में, हुआ कई बार हुआ है कि दोबारा इलेक्शन हुए हैं बिहार में, दोबारा इलेक्शन भी हुए हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि एनडीए के खेमे में क्या है पीके को लेके आखिर, अब लोग कि बाद में ही देखा जाएगा। हाँ, बाद में, पहले तो ये देखा जाएगा ना कि सीटें कितना, क्या वो कुछ करने की स्थिति में है या नहीं है। यदि 4-5 सीट भी आता है तो वो उतना उसकी जरूरत एनडीए को या महागठबंधन को है। तो जैसे चिराग पासवान जाके पीके से मुलाकात की थी, वैसे बीजेपी से कोई मुलाकातें हुई है इस तरह से पर्दे के पीछे? नहीं, अभी तक तो वो जो भ्रष्टाचार के मामले तो देखिए डिप्टी सीएम के खिलाफ ही कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को तो कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। दूसरा जो आपको अशोक चौधरी को कहीं नहीं छोड़ा, वो तो जेडीयू में है, समझ गए? तो ये अब उनकी राजनीति, जायसवाल को नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, जायसवाल को नहीं छोड़ रहे, वो आपका तो अध्यक्ष है, समझ गए? और बाकी बीजेपी लीडर को भी टारगेट कर रहे हैं। तो अब लोगों, बिहार का लोग तो वही कह रहा है ना, जब आप पूछेगा तो बिहारी तो बहुत चालाक होता है ना, वो बोलता है कि हम लोग को अभी बुझा नहीं रहा है कि पीके क्या करे। तो मैं एक आदमी को बोला, मैंने बोला बहुत अच्छा बात है, क्या नहीं बुझा रहा है? बोला समझ में नहीं आ रहा कि खेला क्या हो रहा है। ये बीजेपी पे अटैक भी करते हैं लोग, बोलता है बीजेपी से सटे हुए भी हैं, तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना है कि यंगस्टर ये, और बहुत संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि अब ये तो हमने पूछा आपसे कि एनडीए के खेमे में पीके के लिए क्या, पीके के मन में ज्यादा किस तरफ झुकाव है? अब मैं कैसे कह सकता हूँ, आपका असेसमेंट गलत सही से फर्क नहीं पड़ता अभी। असेसमेंट नहीं है, मतलब ये सब कुछ डिसाइड करेगा कि उनको कितनी सीट मिलती है, क्या वो किंग मेकर के भूमिका में है या कोई वो रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। वो किंग मेकर भी तो आपको बनना पड़ेगा ना, कि इतना तो होना चाहिए ना कि रिजल्ट आएगा, हाँ, कि इस ब्लॉक के साथ रहे, उस ब्लॉक के, नहीं तो 2-4 आएगा तो एमएलए भी भाग सकता है। लेकिन क्या पहली पसंद एनडीए है पीके की भी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पुराने साथी वहाँ ज्यादा है?
नहीं, एनडीए हो सकता है, बहुत लोग ये मानना है कि चूंकि ब्राह्मण है तो हो सकता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। हाँ। यदि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हाँ। तो फिर बीजेपी के मंत्री को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो क्या बीजेपी में से कोई उनसे करा रहा है? ये सब लोग इसलिए लोग बोलता है बिहार में अभी बुझा नहीं रहा है कि पीके क्या करेगा। मैं नहीं मानूंगी कि बहुत चालाक है, बहुत जागरूक वोटर है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं बिहार के वोटर, और इसीलिए आखिरी तक पत्ते नहीं खोलते। हाँ अजीत सर, देखिए पीके जो हैं उनको एक मिनट आइडियोलॉजिकली देखा जाए, उन्होंने नीतीश कुमार को क्यों छोड़ा? तो उस समय इसलिए छोड़ा कि नीतीश कुमार पलटी मार के भाजपा की तरफ जा रहे थे और पीके और पवन वर्मा इसको जम के अपोज किए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी पीके से इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया आपके आइडियल कौन है, तो कहते हैं महात्मा गांधी। करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, लगाते हैं फोटो लगाते हैं, अब फोटो भी लगाते हैं महात्मा गांधी का, अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया क्या विजन है आपको अपने पार्टी का, तो कहते हैं प्री पार्टीशन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कांग्रेस का स्वरूप था उसको कांग्रेस खो दिया, मैं उसको दोबारा पुनः जागृत करना चाहता हूँ। तीसरा, पीके जो हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं, कह सकते हैं। तो एक मीडियन वोटर थियरम होता है। मीडियन वोटर थियरम मतलब कि जो सेंटर का पोजीशन है, हाँ। वहीं पर पिच करना चाहिए, तो थोड़े वामपंथी वाले वोटर भी आ जाएंगे, थोड़े दक्षिण पंथी भी। पहले कांग्रेस जब जीतता रहा तो मीडियन वोटर पोजीशन पर था, कांग्रेस पीके के अनुसार वो पोजीशन छोड़ दिया है। तो पीके चाहते हैं कि उस सेंटरिस्ट पोजीशन को, मीडियन वोटर थियरम को मैं जाके उसको ऑक्यूपाई करूं। और फाइनली अभी जो है वो टारगेट कर रहे हैं भाजपा को। और इनफैक्ट पहले सब लोग कहता था कि बीजेपी के भी टीम है, और अब उल्टा हो गया है। वो हमेशा प्रधानमंत्री को भी कहते हैं कि आते हैं और सारा पैसा गुजरात को दे देते हैं और यहाँ से ट्रेन लगा के हमारे बच्चों को ले जाते हैं। हो सकता है कि वो इसीलिए वो ज्यादा बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ भी तोड़ के ला पाते हैं उस खेमे से, एनडीए के खेमे से, बीजेपी के खेमे से वोटरों को लेकर, तो ऐसे में बाद में किंग मेकर वाली जो बात है वो उनके पक्ष में जाएगी। फिर यदि पीके बहुत अच्छा करेंगे तो नए नीतीश कुमार बन जाएंगे। अच्छा। हो सकता है पलटू राम बने। हाँ। पर मुझे लगता है एक चीज और है, राहुल गांधी एक बार भी पीके को अटैक नहीं किए, और कांग्रेस पार्टी के सबको कह दिया गया है कि एक बार भी पीके को अटैक नहीं करना है। इनफैक्ट कन्हैया कुमार से पूछा गया तो बोले कि मैं तो पीके को हमेशा कहता हूं आइए हमारे साथ आ जाइए। तो ये जो है ना, राहुल गांधी के साथ दोस्ती, आप देखिएगा पीके भी राहुल गांधी को डायरेक्टली अटैक नहीं किए, खाली एक अटैक उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ईबीसी को सपोर्ट नहीं करती थी, वो अलग बात है, पर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है, और ये मैं प्योर स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, कि राहुल गांधी जो तेजस्वी यादव को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर है। कहीं पीके 40-50 सीट ले आए तो मुख्यमंत्री बना के बीजेपी को रोका जाएगा, एनडीए को रोका जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है जी। पीके और राहुल गांधी का रिश्ता बहुत पुराना है। आपको बता दूं कि पीके सबसे पहले राहुल गांधी के पास गए थे और कुछ दिनों तक उनके साथ काम भी किया है। उसके बाद जब 2014 के इलेक्शन के बाद फिर से राहुल गांधी ने उनको बुलाया था। बीच में याद होगा आपकी, कांग्रेस को कैसे रिवैम्प करना है, उसके लिए वो सब काफी कुछ चला। फिर एक बार जब हम लोगों की मुलाकात हुई राहुल गांधी से, तो हमने सबने पूछा कि भाई पीके को आपने क्यों जाने दिया? तो बोले कि हमारे पार्टी में टू मच डेमोक्रेसी है, तो बहुत लोग उसके खिलाफ हो गया था, इसलिए जाने दिए। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों को जो है वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये पेचीदियाँ जो है सीट शेयरिंग की, इसमें बहुत कुछ साधेंगी तमाम पार्टियां, राजनीतिक समीकरण साधे जाएंगे, जातीय समीकरण जो है वो साधे जाएंगे, और जब सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद रूठने मनाने का खेल जो है वो भी चलता है। कई दिनों तक हम इस खेमे में चले जाएंगे, हम उस खेमे में चले जाएंगे, तो वो सब साधना यहाँ पर आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि किसके खेमे में क्या जाता है। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम सबकी तरफ से नमस्कार।